Hello students, welcome to Priyanka Ma'am English class. Today I am going to explain the second chapter of class 9th. This chapter having two parts. The Sound of Music having two parts. Part 1 is the story of Evelyn Glennie. Evelyn Glennie is the percussionist and she is a deaf girl. This is the very motivational and inspirable story. Now come to the topic of this chapter. Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. एवलिन ग्लैनी जो थी वो साउंड को सुन सकती थी बिना सुने हुए। तो बच्चों, क्या ये पॉसिबल है कि बिना सुने हुए साउंड को सुना जा सके? यस, बट एवलिन ग्लैनी मेक इट पॉसिबल। उसने इसको पॉसिबल बनाया। कैसे पॉसिबल बनाया? यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय दैट कि जब आप मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पर लगा कर रखते हो तो जब उसमें कोई कॉल आती है देन यू फील इट्स वाइब्रेशन इन योर बॉडी पार्ट्स। या तो आपको टेबल पे रख दिया तो आपको टेबल पे भी वाइब्रेशन होता है, तो आपको समझ में आता है कि दैट इज़ वाइब्रेटिंग। तो ये जो वाइब्रेशन है वो अपनी बॉडी पार्ट्स पर फील करती थी, इसीलिए वो एक मीन्स उसने एक पीक गेट किया, म्यूज़िक लैंड में एक पीक गेट किया और इतना इम्पॉसिबल पीक गेट किया कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द person who have the hearing power. Okay, now come to the chapter sketch. God may have taken her hearing but she has given her back something extraordinary. मतलब भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता तो ले ली थी लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया था, कुछ ऐसा दिया था जिससे कि वो और बेहतर तरीके से सुन सकती थी। What we hear she feels, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती थी। For more deeply than any of us, और हमसे भी कहीं ज़्यादा गहराई से वो इस चीज़ को फील करती थी। कैसे फील करती थी? वो अपने हर एक बॉडी पार्ट पे म्यूज़िक को महसूस करती थी, चाहे वो उसके हेयर हों, चाहे चिक बोन्स हों, चाहे चिक्स हों, चाहे फिंगर हों, चाहे नेल हो, हर जगह वो म्यूज़िक को फील करती थी। तो है ना ये इंटरेस्टिंग बात कि म्यूज़िक को फील करती थी और ना केवल फील करती थी, इसी फीलिंग के अकॉर्डिंग उसने म्यूज़िक को लर्न किया। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और यही रीज़न था कि वो म्यूज़िक को बहुत ही सुंदरता के साथ एक्सप्रेस कर पाती थी। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ। रश आवर क्रोड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ये जो सीन है वो एक ट्रेन प्लेटफॉर्म का है जहाँ पर अंडरग्राउंड में ट्रेन चलती थी और ऊपर जो थी पूरी भागम दौड़ मची हुई थी। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे थे जैसा कि हमेशा प्लेटफॉर्म पर होता है। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. एक स्लाइड गर्ल, एक छोटी और पतली दुबली सी लड़की जो कि अपने 17 ईयर से भी कम एज की नज़र आ रही थी। मीन्स जो उसका फिज़िकल अपीयरेंस था वो उसके एज के अकॉर्डिंग कम नज़र आ रहा था। एंड सी वॉज लुकिंग सो नर्वस, बहुत ही नर्वस नज़र आ रही थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रॉचिंग ट्रेन, जैसे जैसे ट्रेन की अप्रॉचिंग उसको फील हो रही थी, वाइब्रेशन उसको फील हो रहा था कि ट्रेन आ रही है, वैसे वैसे उसकी नर्वसनेस जो थी वो बढ़ती ही जा रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन एंड डॉन्टिंग enough for any teenager fresh from a Scottish farm. Daunting means frightening. तो एवलिन जो थी वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में क्या करने गई थी? एक इंटरव्यू देने गई थी। तो कोई अगर कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाता है तो रियल बात है कि उसको कुछ ना कुछ नर्वसनेस होती है, डर लगता है, तो वही फीलिंग उसके अंदर भी थी। ख़ास तौर से तब जब वो सुन भी नहीं सकती थी और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रिकॉशनिस्ट आए हुए थे, बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ आए हुए थे, तो उसको कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका सिलेक्शन ना हो, है ना। तो ये डर उसके अंदर बना हुआ था। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम आ स्कॉटिश फार्म, तो किसी भी टीनेजर के लिए ये बहुत ही गर्व की बात थी और वो एक स्कॉटिश थी
तो उसको ये डर फील हो रहा था और ये उसके लिए बड़े सम्मान की बात थी कि वो इतने बड़े रॉयल एकेडमी में इंटरव्यू के लिए गई थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। अब देखिए यहाँ पर इसने क्लियर कर रखा है कि इससे भी ज़्यादा उसके लिए बड़े चैलेंज की बात क्या थी। मीन्स ये जो इंटरव्यू था वो तो चैलेंज था ही, लेकिन इस डर से भी ज़्यादा उसके अंदर ये डर था कि वो एक डीप गर्ल है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस डीपनेस के कारण उसको इस इंटरव्यू से हटा दिया जाए या वो इसमें फेल हो जाए। नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। एवलिन ग्लैनिस loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. अब यहाँ पे थोड़ा सा उसका बैक दिया गया है कि एवलिन को कब पता चला कि वो एक डीप गर्ल है। अफकोर्स मीन्स बर्थ टाइम से उसको ऐसा नहीं था कि वो बर्थ टाइमिंग से ही डीप थी, बट व्हेन शी कम टू नो अबाउट दैट शी वॉज अ डीप गर्ल, when Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual, जब उसको ये पता चला कि उसकी हेयरिंग कैपेसिटी चली गई है, मतलब हल्का फुल्का उसको एहसास हुआ। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। जब 8 ईयर की एवलिन पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, तब उसकी मदर ने ये नोटिस किया कि एवलिन सुन नहीं सकती है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। एवलिन की मदर जो है उसका नाम बार बार बुला रही थी, बट वो कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही थी, वो मूव नहीं कर रही थी। तब उसकी मदर को ये फील हुआ कि कहीं ना कहीं एवलिन इज़ अनेबल टू हियर द साउंड, हियर हर वॉइस। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड, सेज इसेबल ग्लैनी। और तब उसने सडनली रियलाइज़ किया कि उसको ये आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teacher. मीन्स एवलिन जो थी वो धीरे धीरे अपनी बढ़ती हुई डीफनेस को क्या कर रही थी, छिपा रही थी, किसी तरह से मैनेज कर रही थी, मतलब वो दिखावा करती थी। सी प्रिटेंडेड ओनली कि उसको सुनाई देता है, अपने टीचर्स के सामने, फ्रेंड्स के सामने उनको रिस्पॉन्स देती थी, कुछ भी उस पर रिस्पॉन्स दे देती थी जब वो उसको बुलाते थे। क्योंकि वो अपनी डीपनेस को छिपाना चाहती थी। शुरू में जब आप किसी चीज़ से वीक होते हैं तो आपको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपके बारे में जानकर आपसे हेट करने लगें, आपको वहाँ से हटा दें, सोसाइटी में आपको वो प्लेस ना मिल पाए। तो ऐसी फीलिंग एवलिन के अंदर भी थी, इसलिए वो ऐसा करती थी। बट बाय द टाइम शी वॉज एवलिन 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जैसे जैसे उस बड़ी होती गई, जब वो 11 ईयर्स की हुई तो उसकी मार्क्स कम आने लगी। मतलब ना सुन पाने के कारण क्या होता था कि वो क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाती थी, और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि उसकी मार्क्स धीरे धीरे डिटेक्ट होना शुरू हुए। तब उसकी टीचर ने उसके पेरेंट्स से इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि अब एवलिन को स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, मीन्स एक डॉक्टर की ज़रूरत है। इट वॉज दैन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरल इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो उनके पेरेंट्स ने जब डॉक्टर्स को उसको दिखाया तो ये पता चला कि उसकी हियरिंग कैपेसिटी जो है अब जा चुकी है किसी नर्व सिस्टम के ख़राब होने के कारण, वीक होने के कारण उसकी हियरिंग कैपेसिटी जा चुकी है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ। तभी उन्होंने उनको ये एडवाइस दी कि उसको एक ऐसे स्कूल में डाला जाए जो कि बहरों का हो, जो कि डीफ लोगों का हो। ऐसा कहते ही क्या हुआ, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। ऐसा सुनते ही एवलिन ने बोला कि उसके आगे अंधेरा छा गया। मीन्स वो ब्लाइंड नहीं थी, केवल डीफ थी, बट फिर भी उसको अंधेरा लग रहा था चारों ओर, बिकॉज जो भी उसके डिज़ायर्स थे, जो भी वो गेट करना चाहती थी, उसको ऐसा लगा
ड्यू टू दिस इफेक्ट सी वॉज अनेबल टू गेट दैट, और उसको लगा कि सब कुछ अंधकार में हो गया है, अब वो अपने एम को कभी भी नहीं पाएगी। यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, सी वॉज 11 ओनली वैन सी इज़ थिंकिंग लाइक दैट। 11 ईयर्स के बच्चे इस तरह से सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन वैन एवर देयर इज़ सम डिफेक्ट इन योर बॉडी then you had a power to struggle from that situation, मीन्स आपके अंदर पावर आ जाता है उस सिचुएशन से लड़ाई करने के लिए, और ऐसा ही एवलिन के साथ भी हुआ। देखिए, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। लेकिन एवलिन ने क्या डिसाइड किया कि वो अपने एम्स को छोड़ेगी नहीं। ड्यू टू दिस इफेक्ट, मतलब डीफनेस के कारण भी वो अपने एम्स को छोड़ेगी नहीं। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और उसने क्या डिसाइड किया, एक फर्म डिटर्मिनेशन के साथ ये डिसाइड किया, एक दृढ़ निश्चय के साथ ये निर्णय लिया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और उसने अपना इंटरेस्ट किस में दिखाया, म्यूज़िक में, मीन्स अपनी म्यूज़िक के इंटरेस्ट को वो और आगे बढ़ाएगी। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक बच्ची को जाइलोफोन बजाते हुए देखा, तो उसने भी डिसाइड किया कि वो भी इसको बजाएगी। जाइलोफोन की पिक्चर आपकी बुक में बनी हुई है। ये पियानो टाइप का होता है और इसको स्टिक्स से प्ले किया जाता है। ओके, डिसाइड किया कि वो भी जाइलोफोन बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। जब उसने ये डिसाइड किया कि वो भी म्यूज़िक में अपने आप को इम्प्रूव करेगी, जाइलोफोन बजाएगी, तो जो उसके सारे टीचर्स थे उन लोगों ने उसको डिस्करेज किया। क्यों डिस्करेज किया? बिकॉज दे नो दैट सी इज़ डीफ। इसलिए इनकरेज किया क्योंकि वो डीफ थी। बट रॉन फॉब्स ने उसके पोटेंशियल को पहचाना, मीन्स उसकी ताकत को पहचाना। एक कहते हैं ना कि एक जौहरी ही हीरे की पहचान कर सकता है, इसी तरह से एक अच्छा टीचर ही पहचान सकता है कि उसके स्टूडेंट में क्या क्वालिटीज़ होती हैं। वही काम रॉन फॉब्स ने किया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने 2 लार्ज ड्रम्स लिए और उसमें डिफरेंट नोट्स बजाना शुरू किया, म्यूज़िक के डिफरेंट नोट्स बजाना शुरू किया। एंड इस सिचुएशन में उन्होंने एवलिन को क्या सजेस्ट किया, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज। मीन्स इनको अपने ईयर्स से मत सुनो, किसी और तरीके से सुनो, सेज एवलिन। और एवलिन से उन्होंने यही कहा, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। इतना कहते ही जब उसने ड्रम को सुनना शुरू किया तो उसको ऐसा फील हुआ कि जब हायर ड्रम बजता है, मतलब जब नोट्स जो है हाई पोटेंशियल के साथ बजाए जाते हैं, तो वो वेस्ट के ऊपर के हिस्से से फील करती थी, मीन्स कमर के ऊपर के हिस्से से उसको वो वाइब्रेशन फील होता था। और जब लोअर नोट्स बजाए जा रहे थे तो उसको वेस्ट के नीचे के हिस्से से वो वाइब्रेशन फील हो रहा था। तो इस तरह से उसने म्यूज़िक को पहचाना। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. जल्दी ही फॉब्स ने इस तरह से कई एक्सरसाइजेस की, मीन्स कई तरह से अभ्यास कराया, और एवलिन को ये फील होने लगा कि वो डिफरेंट नोट्स को अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर फील कर सकती है। और यहाँ पर उन्होंने ये लिखा है, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। मैंने अपने दिमाग को खोला, एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, और उन वाइब्रेशन को, साउंड की उन वाइब्रेशंस को, साउंड को मैंने अपनी बॉडी पार्ट्स पे फील किया। मीन्स जो भी म्यूज़िक बजता था उसको वो अपनी बॉडी पार्ट्स पे फील करती थी।
द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क मीन्स, और इसके बाद जो कुछ भी मुझे मिला, जो कुछ भी मुझे सक्सेस मिली, वो मेरी फर्म डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क था, मेरी कठिन तपस्या, कठिन मेहनत और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय का परिणाम था। ओके, नाउ कम टू द पैराग्राफ 4। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स, और उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यंग ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया अपने यंग ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और वहीं से उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक को अपना लाइफ बना लेंगी। और इस समय वो केवल 16 ईयर्स की थी। 16 ईयर्स में तो आप बच्चे ये भी नहीं डिसाइड कर पाते हो कि आपको क्या करना है, आप हमेशा मोबाइल में ही बिजी रहते हो। ओके, बट सी हैज़ डिसाइडेड व्हाट सी हैड टू डू। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history। अब ये जो लाइन्स है हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, ये जो आपकी लाइन्स है, अब ये आपको दोबारा से फिर फर्स्ट पैराग्राफ की ओर ले जा रही है। ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ की ओर ले गई जहाँ पर वो ऑडिशन देने के लिए आई थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में, और वहाँ पे ऑडिशन देने के बाद उसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स गेन किए। तो है ना ये सरप्राइजिंग कि डीफ होते हुए भी उसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स गेन किए। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और यहाँ से वो ऑर्केस्ट्रा को छोड़कर अब सोलो परफॉर्मेंस करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उन्होंने यहाँ पे रॉयल अकेडमी में 3 साल का कोर्स किया और इस दौरान उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते। नाउ कम टू पैराग्राफ 5। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट मीन्स, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उनके अंदर जरा सा भी प्राउड नहीं था। ये सब कुछ एक हीरोइक अचीवमेंट था, उपलब्धि थी, एक हीरोइक उपलब्धि थी, बट फिर भी वो कभी भी इस तरह का फील नहीं होने देती थी कि उनके अंदर प्राउड है इस सब को लेकर। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। वो उनका कहना यही था कि अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे और आपको अपने लक्ष्य का पता है, मीन्स आपको अपना एम पता है, देन डेफिनेटली यू विल गेट देयर, तो निश्चित रूप से आपको वो ज़रूर मिलेगा। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट साउथ आफ्टर मल्टी percussionist with a mystery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। और इस तरह से वो म्यूज़िक की ऊंचाइयों पर पहुंच गई, एक टॉप पर पहुंच गई। एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, और वो एक मल्टी परक्यूशनिस्ट थी, मतलब उनको केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता था बल्कि कई इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे। यहाँ पे दे भी रखा है, उन्होंने लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट से भी ज़्यादा पर अपनी मास्टरी गेट की। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और कई सारे इंटरनेशनल शेड्यूल जो थे, कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स पाए और कई इंटरनेशनल दौरे पर भी गई। इट इज़ नाउ पैरा 6। It is interviewing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। और पैरा 6 वो बिना जब भी किसी फंक्शन में जाती थी तो बिना सुने हुए ही इतने अच्छे से रिप्लाई करती थी, कोई किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं हो पाता था कि शी इज़ अ डीफ गर्ल। In our 2-hour discussion, she never missed a word. Man with bushy beard give me trouble, she laughed। हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मीन्स जैसे वो क्वेश्चन पूछते थे तुरंत उधर से रिप्लाई आ जाता था। मीन्स वो केवल देखकर ही उनके क्वेश्चंस को सुन भी नहीं पाती थी, केवल उनके बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को देखकर ही समझ जाती थी और उसी पर वो रिप्लाई करती थी। और उन्होंने ये बोला कि जिनकी दाढ़ी होती है ऐसे मैन मुझे बहुत ट्रबल देते हैं। इस पर वो हंसती हैं, हंसते हुए उन्होंने ये आंसर दिया
इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। ऐसा इसलिए नहीं होता था कि उनको उनके लिप्स केवल देखने पड़ते थे, बिकॉज उनका पूरा फेस देख कर उनको उनके इम्प्रेशंस को समझना पड़ता था, और मेनली आइज़, दाढ़ी के कारण उनको उनके इम्प्रेशंस को समझने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो उनके आइज़ को देखना पड़ता था और बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता था। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिल्ट, और ये सारी बातें वो इतनी फ्लॉलेसली कर रही थी, मीन्स बिना किसी फॉल्ट और मिस्टेक के, बिल्कुल एक स्कॉटिश लिल्ट के जैसे, मीन्स जैसे उन्होंने बिल्कुल अच्छे से इसका एजुकेशन लिया हो, फ्लॉलेसली बोलने का स्कॉटिश लर्न की हुई हो। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, और उन्होंने ये भी बताया कि मेरी स्पीच इतनी क्लियर है इसलिए है क्योंकि मैं केवल इसकी प्रैक्टिस तब से कर रही हूँ जब मैं 11 ईयर्स की थी। सी सेज बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। वो ये सब कुछ बता तो रही थी, लेकिन इन सारी बातों से ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि उन्होंने फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ पे इतनी अच्छी मास्टरी कैसे गेट की। मीन्स इतनी फ्रेंच और जापानीज़ भी बोलना उनको बहुत अच्छे से आता था, और स्कॉटिश तो वो बोलती ही थी, तो उनकी एज को देखते हुए और उनके फ्लॉलेसली स्पीकिंग तो देखते हुए ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी कि हाउ सी गेट द सक्सेस टू लर्न दीज लैंग्वेजेस। नाउ कम टू पैरा 7. As for music, she explained, it powers in through our part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. म्यूजिक के बारे में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि वो मेरे बॉडी के हर हिस्से में फ़ील होता है। मीन्स म्यूज़िक वो अपने बॉडी के हर हिस्से में फ़ील कर सकती हैं। इट टिंगल्स इन द स्किन, ना केवल हर हिस्से में बल्कि मुझे स्किन में, चिक बोन्स में और अपने बालों में भी म्यूज़िक फील होता है, ऐसा एवलिन ने बताया। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her फिंगर टिप्स। और उन्होंने ये बताया कि जब वो जाइलोफोन स्टिक्स के थ्रू बजाती हैं तो उसका जो वाइब्रेशन है उसको वो अपने फिंगर्स पे फील कर सकती, फिंगर की टिप्स पे फील कर सकती हैं, है ना। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स सी कैन फील द रिजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वो ड्रम बजाने के लिए झुकती हैं तो उनसे जो रेजोनेंस और डेवलप होता है, मीन्स साउंड डेवलप होता है, उसको उसके प्रवाह को वो अपने बॉडी पर फील करती हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और उन्होंने ये भी बताया कि जब वो प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने जाती थी तो जब वुडन प्लेटफॉर्म होती थी तो वहाँ पर वो अपने जूते उतार देती थी। क्यों उतार देती थी? ताकि वो नंगे पैर उस वुडन प्लेटफॉर्म पर वाइब्रेशन को फील कर सकें। सो दिस टाइप एवलिन फील द म्यूजिक इन हर बॉडी। नाउ कम टू पैरा 8. नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। मीन्स इसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है, एवलिन ने अपनी ऑडियंस को डिलाइट किया, मीन्स प्लेजर दिया। कैसे प्लेजर दिया? इन 1991 सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। मीन्स उसको रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी से ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया 1991 में। ये देखकर उसके जो ऑडियंस थे, जो उसके फैंस थे, वो बहुत खुश हुए। सेज मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और इस पर जेम्स ब्लेड्स ने ये कहा, जो कि एक परक्यूशनिस्ट थे, वो भी एक संगीतज्ञ थे। उन्होंने ये बोला कि भले ही भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता ले ली थी, लेकिन इसके बदले में उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दी थी। वॉट वी हियर सी फील्स, जिसको हम सुनते थे उसको वो महसूस कर सकती थी। फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और हमसे भी कहीं ज़्यादा गहराई से। मीन्स जो एवलिन थी वो हमसे भी कहीं ज़्यादा गहराई से चीज़ों को समझ सकती थी, जो कि हम सुनकर भी नहीं कर सकते थे। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। और यही रीज़न था जिसके कारण वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती थी।
Now come to paragraph 9. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. मीन्स एवलिन ने यहाँ पर ये कन्फेस किया, मतलब ये माना कि जो वो एक हार्ड वर्कर पर्सन है, वो कभी भी काम करने से रुकती नहीं थी। वर्कहॉलिक का मीन्स होता है एक हार्ड वर्कर पर्सन जो काम करने की गति को कभी भी स्टॉप नहीं करता है। तो उसने हमेशा कॉन्टीन्यूअसली एक हार्ड वर्क किया। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस। उन्होंने ये भी बताया कि उनको क्लासिकल म्यूजिशियंस की अपेक्षा कहीं ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन इनसे जो रिवार्ड मिला वो शानदार था। तो ये तो फिक्स ही है कि जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो बेस्ट होगा एंड इनॉर्मस होगा। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। इसके अलावा वो अपने दैनिक काम से थोड़ा समय निकालती थी। किसके लिए? जेल के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए। इसके लिए अलावा वो कुछ चैरिटी शोज़ भी किया करती थी ताकि हॉस्पिटल्स और प्रिजन्स के लोगों की वो हेल्प कर सकें। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। इसके अलावा उन्होंने यंग म्यूजिशियंस के लिए भी बहुत सारे काम किए और उनकी वो क्लासेस भी लेती थी। एन रिस्टलिन of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. Anne Richlin of Beethoven Fund means Anne Richlin of Beethoven Fund ये एक संस्था है जो कि डीफ बच्चों के लिए काम करती थी, बहरे बच्चों के लिए। उन्होंने एन रिस्लिन ने बीथोवन फंड के बारे में ये बोला कि उन्होंने इनके लिए बहुत सारा काम किया। साथ में सी जस्ट शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वो बहरे बच्चों के लिए एक शाइनिंग स्टार की तरह, एक शाइनिंग सन की तरह है, एक शाइनिंग इंस्पिरेशन की तरह है ना, एक प्रेरणा का काम करती हैं। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते हैं। मीन्स उनको देखकर बच्चों के अंदर इतना इंस्पिरेशन आ जाता है, इतनी प्रेरणा आ जाती है कि वो ये सोचते हैं कि ऐसी कोई भी ऊंचाइयाँ नहीं हैं जिनको वो छू नहीं सकते, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो उन्हें नहीं मिल सकता है। Now come to last and 10th paragraph of your book. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. एवलिन ग्लैनी ने अपनी से दुगनी एज के लोगों से भी कहीं ज़्यादा सक्सेस प्राप्त की और बहुत कुछ किया। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। परक्यूशन मीन्स होता है टक्कर देना। तो आपको पता है कि पहले एवलिन ग्लैनी जो थी वो ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी। ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। तो बाद में एवलिन ने अकेले ही सोलो परफॉर्मेंस किए और ऑर्केस्ट्रा को भी टक्कर दी और ये साबित किया कि किसी भी चीज़ को, डिमॉन्स्ट्रेटेड मीन्स होता है साबित करना, ये साबित किया कि किसी भी चीज़ की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं नियमों को फॉलो किया जाए। आप खुद के रूल्स बनाकर भी हाईएस्ट माउंट पीक पर पहुंच सकते हैं, बट ज़रूरी है आपका हार्ड वर्क। दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, क्योंकि जो भी रूल्स आप बनाइए वो मूविंग होने चाहिए। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स, म्यूज़िक एलिमेंट्स को ग्रुप में सम्मिलित किया, उसमें ऑर्केस्ट्रा में, सोलो परफॉर्मेंस में, और उसके बाद उनको सक्सेस मिली। She has given inspiration to those who are handicapped. People who look to her and say, if she can do it, I can. वो बहुत सारे हैंडीकैप्ड लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थी और उनको देखकर हैंडीकैप्ड पर्सन्स ये बोलते हैं कि अगर वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है कि उन्होंने अपने चाहने वालों को ही नहीं बल्कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बहुत सारा प्लेजर दिया। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एवलिन ग्लैनी, and question answers of this chapter I will explain in my next video when I am teaching you the second part of this
chapter. So keep studying and subscribe my channel so that you can get the next video as soon as possible. Thank you.